हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ज्ञान भारती क्लासेस में वैष्णव सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.5 में वज्र गुणन विधि के प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है, वज्र गुणन विधि होती क्या है, वज्र गुणन विधि का जो ये सूत्र प्राप्त होता है किस प्रकार प्राप्त होता है, और इसके सवाल को भी हल करना सीखेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, आपको इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दो ठो दिए रहेंगे। इसमें से आपको पहला काम क्या करना है, आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन राशियों का मान ज्ञात कर लेना है। जब इनका मान ज्ञात हो जाए, इसके बाद आपको ये तीन स्थितियों में से कौन सी स्थिति लागू हो रही है ये चेक करना है। जैसे पहली स्थिति A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इस स्थिति में क्या होगा, समीकरण का अद्वितीय हल होगा। और यदि अद्वितीय हल होता है तो आपको ध्यान रखना है, इस स्थिति में हमें x का मान ज्ञात करना पड़ेगा और y का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर यह स्थिति होती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और इस स्थिति में आपको x और y के मान ज्ञात नहीं करना है। तीसरी स्थिति, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तीसरी अगर ये स्थिति होती है तब समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, और इस स्थिति में भी हमको x और y का मान ज्ञात नहीं करना है। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि अद्वितीय हल होगा तभी हमको x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, ये तीनों स्थितियां जो हमको दी हुई हैं, इन तीनों स्थितियों को आपको ध्यान रखना है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इनको आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इस प्रश्न को हल करने में हमको इनकी आवश्यकता पड़ेगी, और इन तीन स्थितियों से एक नंबर का एक विकल्प आपकी परीक्षा में निश्चित ही आएगा, इसलिए भी आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब अद्वितीय हल होगा तो हमको x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और x y का मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये वज्र गुणन विधि में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, या तो आप इस सूत्र का उपयोग कर लीजिए जो ये लिखा हुआ है, या तो आप इन सूत्रों में भी x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, ये याद कर लीजिए, या तो इन दोनों सूत्रों को याद कर लीजिए। और यदि आपको याद नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इस सूत्र को बनाने का तरीका आपको बता देते हैं कि सूत्र किस प्रकार से बनाया गया है। तो चलिए सूत्र कैसे बनाते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ हम x के नीचे जो ये सूत्र लिखा हुआ है, इस सूत्र को हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो आपको x के नीचे के सूत्र को प्राप्त करने के लिए आपको x वाले पद को ही इस प्रकार से ढक लेना है। अब x वाले पद को आप ढक लिए, इसके लिए आप अपने फिंगर का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद ढकने के बाद हमको क्या काम करना है, आपको इनका गुणा करना है। तो पहले आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे इस प्रकार से इसका गुणा इसके साथ करना है। तो ये आपका पहला काम होगा, मतलब B1 का गुणा C2 के साथ करना है। तो आपको ये देखिए B1 C2 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको बीच में माइनस चिन्ह ले लेना है। फिर क्या काम करना है, आपको B2 का गुणा C1 के साथ करना है। ये आपका कौन सा काम होगा, दूसरा काम होगा। तो देखिए B2 C1, तो ये आपको B2 C1 प्राप्त हो गया। अब हमको y के नीचे का सूत्र प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, y वाले पद को ढक लेते हैं। अब y वाले पद को ढक लिए हम,
इसके बाद हमको y के नीचे का जो ये सूत्र है इसको प्राप्त करना है। तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको कैसे करना है, तो ध्यान रखिएगा, इस बार आपका पहला काम नीचे से गुणा करना चालू करना है। तो इस a2 का गुणा किसके साथ करेंगे, इस c1 के साथ करेंगे। तो देखिए जब a2 का गुणा c1 के साथ करेंगे तो आपको ये a2 c1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका पहला काम होगा। फिर इसका दूसरा काम आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे अब गुणा करना है। तो ये ऊपर से नीचे, अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे। ये हो गया हमारा दूसरा काम। तो देखिए a1 का गुणा c2 के साथ तो प्राप्त होगा a1 c2। ये देखिए a1 c2 प्राप्त हो गया। बीच में आपको माइनस का चिन्ह लेना है। तो इस प्रकार से y के नीचे का भी सूत्र अपन प्राप्त कर लिए। अब देखिए 1 के बटे जो ये प्राप्त हुआ है ये कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हमको अब c1 c2 वाले पद को ढकना पड़ेगा। तो चलिए c1 c2 वाले पद को ढक लेते हैं। c1 c2 को ढकने के बाद अब फिर हमको क्या काम करना है, तो देखिए जिस प्रकार से हम जब x का मान ज्ञात किए थे ना, तो पहले ऊपर से नीचे गुणा किए थे, फिर नीचे से ऊपर, तो उसी प्रकार इसमें भी गुणा करना है। तो चलिए पहला काम आपको ऊपर से नीचे इस प्रकार गुणा करना है। मतलब ये हमारा पहला काम हो गया। a1 का गुणा b2 के साथ करना है। तो ये देखिए a1 b2 ये आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या काम करना है, इस a2 का गुणा इस b1 के साथ करना है। ये आपका दूसरा काम होगा। तो आपको a2 b1 प्राप्त हो जाएगा, मतलब ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र को बना सकते हैं। तो यदि आपको सूत्र याद करना है तो याद कर लीजिए, नहीं याद करना है तो भी दिक्कत नहीं, हम आपको निकालना बता दिए हैं। अब हम बीजगुणन विधि से प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरे नंबर का प्रश्न जो है हल करना सीखेंगे, किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमको जो ये समीकरण दिया है इस समीकरण को लिख लेंगे, दिया है में। तो देखिए हमको पहला समीकरण क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण है हमारा 2x प्लस y। अब देखिए +5 को हम पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा -5 = 0। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर हमको क्या करना है, जो ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है इसको भी लिख लेते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या दिया है हमको, 3x + 2y। अब देखिए ये +8 को हम पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -8 = 0। ये बन गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से आपको भी समीकरण 1 और 2 बना लेना है और सही रूप में लिख लेना है। फिर इसके बाद ज्ञात क्या करना है, तो देखिए बीजगुणन विधि में भी हम x का मान ज्ञात करते हैं और y का मान ज्ञात करते हैं। कौन सी विधि से हम हल कर रहे हैं, बीजगुणन विधि से। अब आ जाते हैं हल में। तो हल में आपको क्या काम करना है, समीकरण 1 की तुलना इस ऊपर वाले समीकरण के साथ करना है और जो समीकरण 2 है इस 2 की तुलना आपको इस नीचे वाले समीकरण से करना है। तो चलिए तुलना कर देते हैं। अब देखिए ये लिखा है x के आगे क्या लिखा है, यहाँ पे हमको a1 लिखा है, ठीक है। और समीकरण 1 में देखिए x के आगे ये कितना लिखा है, 2 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 के स्थान पर कितना है, 2 है। तो हमको a1 का मान कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। फिर उसी प्रकार देखिए ये y के आगे हमको ये b1 लिखा है ना, तो ये हो गया आपका क्या, b1। अब b1 के स्थान पर यहाँ पे देखिए ये y के आगे इधर पे कितना लिखा है, तो यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी है b1 के स्थान पर। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा b1 का मान होगा कुछ नहीं लिखा, इसलिए 1 होगा। फिर इसी प्रकार देखिए ये c1, तो c1 के स्थान पर पहले समीकरण में देखिए कितना लिखा हुआ है, ऋण में 5 लिखा है। इसका मतलब हमको c1 का मान कितना प्राप्त हो गया, ऋण में 5। तो इस प्रकार से हम समीकरण 1 की तुलना इस समीकरण से कर दिए, तो हमको a1 b1 और a1 b1 c1 का मान प्राप्त हो गया।
अब हमको क्या करना है, दूसरे समीकरण की तुलना करना है। तो देखिए दूसरे समीकरण में यहाँ पे x के आगे कितना लिखा है a2, और यहाँ दूसरे समीकरण में x के आगे कितना लिखा है 3, मतलब हमको a2 के स्थान पर 3 प्राप्त हो रहा है, तो हमको a2 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो गया। फिर देखिए यहाँ पे y के आगे ये कितना लिखा है b2, और समीकरण 2 में देखिए y के आगे ये कितना लिखा है 2, इसका मतलब ये हुआ कि हमको b2 का मान कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये c2 लिखा है, और c2 के स्थान पर समीकरण 2 में देखिए यहाँ पर ये कितना लिखा है, c2 के स्थान पर ऋण में 8 लिखा है, इसका मतलब हमको c2 का मान कितना प्राप्त हो गया, ऋण में 8 प्राप्त हो गया। तो तुलना करके मान निकालना तो आपको समझ में आ गया। अब मान निकालने के बाद हमको क्या काम करना है, इसको बटे के रूप में लिख लेते हैं। तो चलिए बटे के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पा रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर कितना प्राप्त हो गया हमको, 2/3। इसको भी बटे के रूप में लिखेंगे तो b1 बटे b2 इसका मान कितना प्राप्त हो गया, 1/2, और ये हो गया c1 बटे c2 इसका मान कितना प्राप्त हो गया, ऋण में 5/8। तो इस प्रकार आप बटे में लिख लेंगे। बटे में लिखने के बाद देखिए हम क्या पा रहे हैं कि a1 बटे a2 का मान कितना है, 2/3 है, और b1 बटे b2 का मान कितना है, 1/2 है। तो हम ये देख रहे हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों के मान अलग अलग हैं, मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ये हो गया। और जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों बराबर नहीं होते तो समीकरण का कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, इसलिए तो इस प्रकार से रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। अब हम आपको बता चुके हैं कि यदि अद्वितीय हल होता है तब हमको x और y का मान ज्ञात करना है। अब हम x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक तरीका तो आपके पास ये हो गया, ये सूत्र है, इस सूत्र में आप सभी मानों को रख दीजिए तो आपको x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, बिना सूत्र का प्रयोग किए भी x y का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके में आपको सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा। अब वो तरीका कौन सा है, उसके लिए आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए, इस प्रकार से लिख लेंगे हम। अब इसके बाद देखिए x के बटे की संख्या हमको प्राप्त करना है। तो यहाँ पे देखिए जब आपको x के बटे की संख्या प्राप्त करना है तो आपको काम क्या करना होगा, इस x वाले पद को आप पूरी तरह से बंद कर देंगे। अब जो पद बचे हैं उन पदों को क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है, ठीक। और तिर्यक गुणा करते समय ध्यान रखना है आपको संख्याओं का, अंकों का ही गुणा करना है, चर राशियों का गुणा नहीं करना है, x y वाले पदों का गुणा नहीं करना है, उसके गुणांकों का गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। और ध्यान रखना है आपको, पहले x को जब आप बंद करेंगे तो आपको ऊपर से नीचे गुणा करना है, फिर नीचे से ऊपर। तो पहले आपको ऊपर से नीचे गुणा करना है, ये ध्यान रखना है। तो y के आगे कितना है, कुछ नहीं है तो 1, मतलब 1 का गुणा हम ऋण 8 में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 का गुणा करना है हमको ऋण 8 के साथ, बीच में ऋण चिन्ह आपको लेना है सूत्र के लिए। अब देखिए हम इसका ऐसे गुणा कर चुके, अब हमको क्या करना है, ऊपर से नीचे का गुणा हो गया, अब हमको नीचे से ऊपर का गुणा करना है। इसका मतलब हमको अब 2 का गुणा जो है ऋण 5 में करना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे में कितना, ऋण 5। तो इस तरह से हमको x के बटे का मान मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या काम करें, हमको ये मान मिल गया, इसके बाद y के बटे के नीचे निकालना है। तो y के नीचे कौन सी संख्या होगी, कैसे प्राप्त करें हम, उसके लिए आपको क्या करना है, y वाले पद को अब बंद कर लेना है।
जब x का मान आपको निकालना है तो x वाले पद को बंद करना है, जब y के लिए आपको निकालना है तो y वाले पद को बंद कर देना है। अब क्या करना है आपको ध्यान रखना, अब इस बार आपको उल्टा चलना है। उल्टा मतलब इस बार आपको ऊपर से नीचे गुणा पहले नहीं करना है, पहले आपको नीचे से ऊपर गुणा करना है। मतलब पहले आप इस 3 का गुणा करेंगे इस ऋण 5 में, ठीक है। तो आपको ऐसे गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे ऋण 5। बीच में हमेशा आपको सूत्र के लिए ऋण चिन्ह लेना है। तो पहले आपको नीचे से ऊपर गुणा करना है, वो अपन कर लिए। अब हमको करना है ऊपर से नीचे, तो 2 का गुणा ऋण 8 में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे में ऋण 8, ये हो गया। तो इस प्रकार से हम y के नीचे के पदों को भी प्राप्त कर लिए। अब हमको क्या काम करना है, लास्ट में जो ये 1 के बटे है ये संख्या प्राप्त करनी है। इसके लिए आपको क्या काम करना है, लास्ट वाले पद को अब ढकना है। और आपको कैसा चलना है, आप सीधा। तो आप ध्यान रखें, पहले आपको सीधा चलना है x का मान निकालने के लिए। जब आपको y का मान निकालना है तो आपको उल्टा चलना है। फिर आप 1 के बटे का मान निकालेंगे तो भी आपको कैसा चलना है, सीधा। ये आपको ध्यान रखना है। तो सीधा मतलब पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। और उल्टा मतलब पहले आप नीचे से ऊपर गुणा करेंगे, फिर ऊपर से नीचे, ठीक है। तो चलें, अब हम 1 के बटे में क्या होगा उसको ज्ञात करते हैं। तो ये लास्ट वाले पद को बंद कर लेंगे। अब आपको सीधा चलना है, मतलब पहले ऊपर से गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा इस 2 के साथ, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 2, बीच में ऋण चिन्ह सूत्र के लिए। ये सीधा गुणा हो गया। अब उल्टा नीचे से ऊपर, तो 3 का गुणा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 1। अब क्या काम करना है हमको, x बटे, इसको थोड़ा सा हल कर लें। तो ऋण 8 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो गया ऋण में 8। अब देखिए ऋण और ये ऋण का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, धन। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे ऋण 5 का गुणा धन 3 में करेंगे तो ऋण और धन का गुणा कितना आ जाएगा, ऋण, और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। फिर यहाँ देखिए ऋण और ये ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और हम 8 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। फिर आगे चलें। अब देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर ये ऋण चिन्ह। अब देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे x के बटे, अब देखिए धन में 10 है और ऋण में 8। धन वाली संख्या बड़ी है तो धन में उत्तर आएगा। 10 में से 8 कम कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर इधर आ जाएं, ये हो गया y बटे। अब यहाँ देखिए धन में 16 है और ऋण में 15। धन वाली संख्या बड़ी है तो धन में उत्तर आएगा। 16 में 15 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पे ये 1 हो गया। अब इधर देखिए 4 में से हम 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। तो इस प्रकार से हमको ये प्राप्त हो गया। अब हम x का मान निकालना है हमको, तो हम x वाले पद को ले लेंगे और अंतिम वाले पद को, चलिए ले लेते हैं। ये हो गया x बटे 2 और अंतिम वाला पद क्या है हमारा, 1 बटे 1। जब हमको y का मान निकालना होगा तो y वाले पद को लेना है और अंतिम वाले पद को, मतलब ये 1 बटे 1। फिर इसके बाद आपको काम क्या करना होगा, तिर्यक गुणा कर दीजिए। x का गुणा 1 के साथ और 2 का गुणा 1 के साथ। तो x का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x एक कम x। फिर देखिए 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 एक कम 2। यहाँ भी तिर्यक गुणा करेंगे। y का गुणा 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा y एक कम y। फिर इस 1 का गुणा हम इस 1 के साथ करेंगे तो 1 एक कम 1। तो इस प्रकार से हम बज्रगुणन विधि से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम जितने भी
प्रश्नों का हल देखे हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही मन लगा के खूब पढ़ाई करिए। हम इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। जो बच्चे हमारे ज्ञान भारती क्लासेस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो इसी के साथ आप सभी बच्चों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।